बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब कर लिया जाएगा क्योंकि पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से 3 मोस्ट सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाए जा चुके हैं और इस वक्त पार्लिमानी कमेटी का अजलास जारी है और आज ही पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस का इंतखाब कर लिया जाएगा और आज ही नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक नई बढ़त मारी है। आपको पता है कि उसे ज्यादा बातें करने का, ज्यादा डायलॉग मारने का, ज्यादा बड़के मारने का बड़ा शौक है। तो अली अमीन गंडापुर ने आज एक और बढ़त मार दी है। हालांकि जब कुछ करने का टाइम होता है तब ये कुछ नहीं करते, लेकिन इनकी आप बातें सुन लें तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जैसे कि वो पहाड़ों को टेढ़ा कर देंगे, जैसे कि दरियाओं और नदियों का रुख मोड़ देंगे, लेकिन अमली तौर पे इन्होंने कुछ भी नहीं करना होता। अब अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि एहतजाज का प्लान बना रहे हैं, इस बार पूरा मुल्क ब्लॉक कर देंगे। बंदा इनसे जब पूछे कि जब आपके कुछ करने का टाइम था तब आपने कुछ किया नहीं, 8 घंटे आप कहां गायब रहे, आज तक आपने कौम को नहीं बताया। 28 घंटे आप कहां गायब रहे, आपने ये भी आज तक कौम को नहीं बताया। लाहौर में जलसा था तो आप बर वक्त वहां नहीं पहुंच सके, क्यों लेट हुए, ये भी आज तक आपने कौम को नहीं बताया। आपने कहा था कि इमरान खान को हम 1 से 2 हफ्ते के अंदर रिहा करवा लेंगे, लेकिन आज तक आपने वो भी कौम को नहीं बताया कि आपने इमरान खान साहब को रिहा क्यों नहीं करवाया। आपने यह भी नहीं बताया कि आप अपने काफिले को लेकर जब रावलपिंडी की हदूद से गुजरते हुए इस्लामाबाद में दाखिल हुए और आपकी मंजिल डी चौक थी, इमरान खान के हुक्म के मुताबिक आपने वहां पर पहुंचकर एहतजाज करना था, तो आपने अपने काफिले के साथ धोखा और गद्दारी क्यों की, आपने इमरान खान के हुक्म की तमील क्यों नहीं की, यह भी आज तक आपने कौम को नहीं बताया। आपने यह भी नहीं बताया कि आपके एहतजाज नाकाम क्यों होते हैं। आपने यह भी नहीं बताया कि आपके पास इस वक्त लीडरशिप की शदीद कमी है। आपने यह भी नहीं बताया कि आपके जितने लीडरान हैं उनके खिलाफ मुकदमात हैं, वो छुपे बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़के मारते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकलते, पुलिस का सामना नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही जिस दिन आप केपी के हाउस में छुपे बैठे थे और आपने पुलिस का सामना नहीं किया। आपने यह भी कभी कौम को नहीं बताया कि आपके एहतजाज इस हद तक नाकाम क्यों होते हैं, क्योंकि आपने पहले बढ़क मारी कि हम 15 अक्टूबर को एहतजाज करेंगे अगर इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात ना करवाई गई, लेकिन मुलाकात तो आपकी नहीं करवाई गई, आपने एहतजाज नहीं किया। आपने यह भी नहीं बताया कि उसके बाद आपने ऐलान किया था कि हम जुमे वाले दिन पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे, लेकिन आपके पास लीडरशिप ना होने की वजह से आपका एहतजाज पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ और एक भी बंदा बाहर नहीं निकला और आपका एहतजाज बुरी तरह से नाकाम हो गया। आपने यह भी नहीं बताया कि आप 26वीं आईनी तरमीम की बड़ी जबरदस्त किस्म की आप मुखालफत करते हैं, तो आपने उस दिन जब आपका यह ख्याल है कि आईन के ऊपर शब खून मारा गया, अदलिया के साथ गलत किया गया, आपको चाहिए था कि उस दिन आप एहतजाज का ऐलान करते, आप डी चौक इस्लामाबाद की तरफ जाते और भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इन तमाम बातों का मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि आप कंप्रोमाइज्ड हैं। आप नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से बाहर निकले। आप कभी भी नीयत के साथ एहतजाज नहीं करते और आप ऐसा नहीं चाहते कि आपका एहतजाज कामयाब हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर निकल आया तो फिर आपको कोई मुंह नहीं लगाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बड़ी बड़ी बातें वो ना किया करें जिसके ऊपर आप अमल नहीं कर सकते। तो आपका यह कहना कि एहतजाज कैसा प्लान बना रहे हैं कि पूरा मुल्क ब्लॉक कर देंगे, मैं कहता हूं कि ये मुंह और मसूर की दाल, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं। गंडापुर साहब की जी पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली मीर गंडापुर ने कहा कि आजाद अदलिया पर हमला हुआ है, गैर कानूनी आईनी तरमीम के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, ये अपनी मर्जी के जजिस तैनात करके मर्जी के फैसले करेंगे, मगर आईनी तरमीम हम
खत्म कर लेंगे। चलें, ये तो जब आपका टाइम वक्त आएगा तब की बात है कि आप ये तरामीम खत्म करते हैं कि आप खत्म नहीं करते, लेकिन बात की बात है आज जो आपका करने वाला काम था, जबकि आप समझते थे कि आइन में जो तरामीम की गई हैं वो गलत तौर पर की गई हैं, यहां पर आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए थी। आप खामोश रहे, आपने आवाज बुलंद नहीं की, आपने एहतजाज की कॉल नहीं दी जो कि आपको देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि साबित हो गया कि मुबारक ज़ेब को टिकट ना देने का मेरा फैसला ठीक था। मुबारक ज़ेब ने इमरान खान की तस्वीर लगाकर पार्टी के साथ गद्दारी की। बाजोड़ के लोगों को बता रहा हूं कि मुबारक ज़ेब ने आपका वोट नहीं, आपका हक बेचा है। वज़ीर आला केपी का क्या कहना था, जिन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा उनको पार्टी से निकालेंगे। मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो आपको पार्टी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि सबसे पहले आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है। जब इमरान खान ने आपको कहा था कि आपने डी चौक में जाना है, वहां पे जाके आपने एहतजाज करना है, आपको 2 दिन लग जाएं, 4 दिन लग जाएं, आपने वहां से नहीं उठना जब तक कि मैं ना आपसे कहूं। तो फिर आपको किसने यह हक दिया था कि आपने अपने पूरे काफिले के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ गद्दारी करते हुए भगौड़ों की तरह, चोरों की तरह, इश्तिहारियों की तरह वहां से भागकर केपी के हाउस में चले गए और अचानक से आप केपी के असम्बली में नमूदार हुए। मैं समझता हूं कि इस बात के ऊपर आपको शर्म आनी चाहिए थी। और आप ये कहते हैं ना कि हम जो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपेगा उसको पार्टी से निकाल देंगे। मेरा ख्याल है कि आप सबसे पहले बंदे हैं, आपको पार्टी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं हैं। अच्छा जी, अली मीन गंडापुर ने कहा कि आज शो कास्ट नोटिस जारी किया जाएगा, जो गद्दार है उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। अच्छा, यहां मैं क्लियर कर दूं एक बात को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 लोगों के बारे में यह एलिगेशन लगाई गई थी कि ये गद्दार हैं, बल्कि उनके खिलाफ पोस्टर्स तक लगा दिए गए कि ये गद्दार वतन है। अच्छा, मैं तो ये समझता हूं कि गद्दार वतन का आप उन्हें नाम ना दें, आप उन्हें गद्दार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम दें। और जहां तक बात है कि उनको आप डी सीट कर पाएंगे, देखें इसमें कुछ लोगों का यह ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार यानी कि 5 जीते हुए एमएनएस ने गवर्नमेंट की फेवर में यानी कि 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट कास्ट किया था, कुछ लोगों का यह ख्याल है कि उनको डी सीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने आजाद हैसियत के साथ इलेक्शन लड़ने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी, जबकि ऐसा कॉन्सेप्ट गलत है। आप बेशक आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ें या जिस तरह से भी, जब आप जीतने के बाद किसी पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर उसके लीडर की मर्जी के खिलाफ आप दूसरी तरफ नहीं जा सकते। ये 5 लोग जिनके बारे में आप कहते हैं कि ये गद्दार वतन है, हालांकि ये गद्दार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, इनके खिलाफ आप अयाज सादक स्पीकर कौमी असम्बली को लिख सकते हैं, मतलब कि बैरिस्टर गौहर साहब इन 5 बंदों के बारे में रिक्वेस्ट भेज सकते हैं स्पीकर अयाज सादक को कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्पीकर अयाज सादक साहब इन 5 बंदों को डी नोटिफाई करने के लिए, इनकी सीट खाली करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट भेजेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन 5 बंदों को डी सीट करेगा और दोबारा से उस सीट के ऊपर इलेक्शन करवाया जाएगा। जहां तक रही बात दूसरे 4 लोगों की, देखें उनके क्या मामला थे, उनके क्या मसाइल थे, उनकी क्या मजबूरी थी, उनकी क्या परेशानी थी, ये एक अलग बात है, लेकिन आप उनको डी नोटिफाई नहीं कर सकते, आप उनको डी सीट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की आला लीडरशिप मतलब कि जो उनके सरबराह है उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट कास्ट नहीं किया। लिहाजा आप मेरा ख्याल है कि उन्हें गद्दार नहीं कह सकते और मेरा ख्याल है कि उनको सिर्फ मैक्सिमम हद तक शो कास्ट नोटिस देना चाहिए और उनसे वजह मालूम करनी चाहिए कि आखिर आप आईन में तरमीम के हवाले से जिस दिन वोटिंग होनी थी आप वहां पे मौजूद क्यों नहीं थे। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई गद्दारी नहीं की, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट कास्ट नहीं किया। अच्छा, वैसे मैं यहां यह भी समझता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आईनी तरमीम के हवाले से प्रोटेस्ट जरूर करना चाहिए था, उसकी मुखालफत जरूर करनी चाहिए थी, लेकिन उसकी मुखालफत में वोट कास्ट करना चाहिए था। आपको वॉकआउट नहीं करना चाहिए था, आपको सरेंडर नहीं करना चाहिए था, आपको वोटिंग
नहीं रोकनी चाहिए थी, बल्कि अपने एमएनएस को, अपने सेनेटर्स को यह कहना चाहिए था कि आप इस आईनी तरमीम के खिलाफ वोट कास्ट करें, ताकि आपको, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह समझ आ जाती कि उनके साथ वफादार कौन है और गद्दार कौन है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आईनी तरमीम की मुखालफत में वोट कास्ट करना चाहिए था। अच्छा जी, अली मीन गंडापुर साहब ने यह कहा कि इस दफा एक और एहतजाज का प्लान बना रहे हैं, एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क में फैलाएंगे और मैं क़यादत करूंगा। यह मुकम्मल एहतजाज होगा और पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे। पुरअमन रहना है, सियासी तहरीक है और सियासी तरीके से चलेगी। अच्छा जी, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नए चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम पार्लियामेंट्री कमेटी को भिजवा दिए हैं। आपको पता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी की तश्कील का अमल मुकम्मल हो चुका हुआ है। ये आपकी याद दहानी के लिए मैं बता रहा हूं कि 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक ये 12 अफराद पर मुश्तमिल होगी। इसमें 2 सेनेटर्स हुकूमत की तरफ से लिए जाएंगे, 2 सेनेटर्स अपोजिशन की तरफ से लिए जाएंगे और 8 एमएनएज को शामिल करके ये 12 अफराद पर मुश्तमिल पार्लियामेंट्री कमेटी होगी, जो कि आइंदा के नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम का इंतखाब करेगी। और इस हवाले से आज चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब ने 3 नाम पार्लियामेंट्री कमेटी को बदरिया रजिस्ट्रार भिजवा दिए हैं। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस याया अफरीदी के नाम शामिल हैं। अब उस पार्लियामेंट्री कमेटी ने इन 3 जजों में से किसी एक जज के नाम का इंतखाब करना है। अच्छा, यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा, हालांकि वो सबसे सीनियर हैं और उनका राइट बनता था। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाने के बाद अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी का काम है कि उसने किसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना है। तो बहरहाल इसके हवाले से बड़ी तफसीली बात मैं पहले कर चुका हूं, मुख्तसर सा बात करूंगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा और जहां तक मेरा ख्याल है कि जस्टिस याया अफरीदी को पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा और आज ही उनके नाम का इंतखाब हो जाएगा और उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब यहां दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि फर्ज कर लें कि जस्टिस याया अफरीदी साहब अपने आप को चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए कन्विंस नहीं होते, उसके लिए एग्री नहीं होते, तो तब पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करेगी? देखें, ये ऐसा नहीं है कि जस्टिस याया अफरीदी अगर निकल जाते हैं तो बकाया 2 में से किसी एक का बतौर चीफ जस्टिस इंतखाब किया जाएगा। नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटी ने 3 जजेस में से किसी एक का इंतखाब करना है। अगर जस्टिस याया अफरीदी निकल भी जाएगा तो जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम शामिल कर लिया जाएगा और जस्टिस याया अफरीदी के निकलने के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन को पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। अब जो पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी गई है उसमें कुछ नाम जो शामिल किए गए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। खसूसी पार्लियामेंट्री कमेटी में मुस्लिम लीग नून की जन्म से ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलक और आजम नजीर तारड़ शामिल हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और सेनेटर फरूक एच नाइक कमेटी का हिस्सा है। एमक्यूएम की जन्म से राना इंसार और जेयूई से कामरान मुर्तजा कमेटी में शामिल किए गए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की जन्म से बैरिस्टर गोहर अली खान, साहबजादा हामिद रजा और सेनेटर अली जफर खसूसी पार्लियामेंट्री कमेटी में शामिल हैं। अच्छा, यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मैं कुछ सवालात करूंगा, बल्कि मैं उनके ऊपर तनकीद करूंगा। देखें, आपने 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत की, आपने उसके ऊपर एहतजाज किया, आपने वॉकआउट किया, आपने वोटिंग का बाइकआउट किया, तो फिर आपको इस पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा बनने की क्या जरूरत थी? जब आप 26वीं आईनी तरमीम के मुखालिफ थे, आपने वोट ही कास्ट नहीं किया, तो फिर आपकी अक्ल कहां चली गई थी? मतलब कि इसका क्या हम मतलब समझेंगे कि आप जो समझते हैं कि अदलिया के ऊपर शब खून मारा गया, गलत किया गया, नाइंसाफी की गई, एक जिस जज का राइट बनता था उसको राइट नहीं दिया गया, जिस जज का राइट नहीं बनता था उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जा रहा है। जब आपके मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम गलत तौर पर मंजूर की गई है, तो फिर आपको 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाली पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। यह आपने गलत किया है।
नंबर दो, अगर आप ये समझते हैं कि ये आईनी तरमीम गलत तौर पर की जा रही है और मौलाना फजल रहमान साहब ने आपके साथ कुछ गलत किया या आपके साथ धोखा किया या आपका साथ नहीं दिया, तो मैं समझता हूं कि आपको मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खड़े होकर स्पीच नहीं करनी चाहिए थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, मौलाना फजल रहमान साहब की इस तरह से एप्रिसिएशन और तारीफ के अंबार नहीं लगाने चाहिए थे। अगर आप ये समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम गलत तौर पर पास की गई है, तो आपको फौरी तौर पर उसका फायदा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चल रही थी, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामिद खान साहब ने चीफ जस्टिस कादी फाज ईसा साहब के सामने पेश होकर यह कहा था कि चूंकि अब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है, अब आईनी बेंच इस अपील की, इस निगरानी की समाअत करेगा, लिहाजा आप इस निगरानी की समाअत नहीं कर सकते, लिहाजा आप इस निगरानी की समाअत नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है। देखें, आल दो के हमने रहना आइन और कानून के दायरे के अंदर ही है, लेकिन थोड़ा सा बंदा वेट कर ले, थोड़ा इंतजार कर ले, वक्त को गुजरने दे, बाद में बात कर लेता है। मतलब कि एक रात पहले आप इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम गलत तौर पर मंजूर की गई है, हम एहतजाज करते हैं, हम वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, और वेरी नेक्स्ट डे आप उसी तरमीम का फायदा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। गलत बात है। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि कोई कानून गलत तौर पर बनाया गया है, तो फिर फौरी तौर पर आप अगर उसका फायदा लेने पहुंच जाएंगे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब में होने वाली तरमीम को बहाल किया था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी तौर पर इमरान खान साहब को रिलीफ दिलाने के लिए अदालत के अंदर चली गई, मसलन के तोशा खाना 2 केस में कि जनाब अब आईनी तरमीम बहाल हो चुकी हैं, लिहाजा आप इमरान खान के केस की समाअत नहीं कर सकते। 190 मिलियन पाउंड वाले केस में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पहुंच गए कि चूंकि जी आईनी तरमीम बहाल हो चुकी हैं, लिहाजा आप इमरान खान के केस की समाअत नहीं कर सकते, उनको बरी होना चाहिए। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आल दो इस बात में कोई शक नहीं है कि रहना आइन और कानून के दायरे के अंदर ही होता है, लेकिन जैसे ही कोई कानून जिसकी आप मुखालफत करते हैं या आइन में कोई तरमीम जिसकी आप मुखालफत करते हैं, जब वो पास हो जाती है, तो आप फौरी तौर पर, मतलब कि एक दिन का भी आप इंतजार नहीं करते और उसका रिलीफ लेने के लिए आप अदालत के पास पहुंच जाते हैं, मुखालफत भी करते हैं, उसका रिलीफ लेने की कोशिश भी करते हैं, उस कानून और आइन को इस्तेमाल करने की कोशिश भी करते हैं, तो आपके ऊपर तनकीद होती है। तो मेरा ख्याल है कि जब आप किसी चीज की मुखालफत कर रहे होते हैं, तो उसकी दबाकर टकाकर मुखालफत करें और रिलीफ उसका जरूर ले, लेकिन इतनी जल्दी रिलीफ उसका लेने के लिए ना पहुंच जाएं कि आप दूसरों की तनकीद का निशाना बन जाएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।